बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान 2025 बोर्ड के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि आपके पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन वह भी आपको उत्तर के साथ मिलेंगे। यानी हमने केमिस्ट्री का एक ऐसा क्लास कराया था जिसको महामैराथन नाम दिया था, तो इसको भी आप लोग महामैराथन ही नाम दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसको मिलेंगे MCQ क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न, आपका डेरिवेशन मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा, नियम मिलेंगे, और जिस भी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। यानी हर साल प्रश्न आपका यहीं से आता है। तो उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर और शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपका किसी MCQ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन से, बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है वैद्युतशीलता का मात्रक है, यानी आपका जो वैद्युतशीलता होता है उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तीसरा आपका दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। चौथा ऑप्शन है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इनमें से आपका जो है वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है? तो जो आपका वैद्युतशीलता है उसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला यानी कि दूसरा वाला जो प्रश्न है हमारा, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? प्यारे बच्चों, जो आपका एक क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और एकदम स्किप नहीं करिएगा। हर प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5 गुणे 10 की पावर 19। दूसरा है 2.5 गुणे 10 की पावर 19। तीसरा दिया है 12.8 गुणे 10 की पावर 19 और चौथा दिया है 1.6 गुणे 10 की पावर 19। तो आपका 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी 5 गुणे 10 की पावर 19 होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होगा। तीसरा प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यानी आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक क्या होता है आपका? तो पहला ऑप्शन है कूलाम प्रति न्यूटन। दूसरा है जूल प्रति न्यूटन। तीसरा ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति मीटर। चौथा है न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या होता है आपका? तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ये जो हमने आपको पहले भी बता रखा है। तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला है वैद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह आवेग में संबंध है, यानी आपका वैद्युत धारा घनत्व और अपवाह आवेग में संबंध क्या होता है? तो दिया है आपका J बराबर एन ई वी डी। दूसरा ऑप्शन में दिया है J बराबर एन ई बटे में वी डी। तीसरा ऑप्शन में दिया है J बराबर वी डी गुणे ई बटे में एन। चौथा में दिया है J बराबर एन ई वी डी का स्क्वायर। तो इसमें से आपका वैद्युत धारा तथा घनत्व, वैद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह आवेग में संबंध क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा, J बराबर एन ई वी डी स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन है यदि बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, तो आपका बेलनाकार जो चालक होता है उसका प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता किस बात पर निर्भर करता है आपका? पदार्थ पर। दूसरा आपका तापक्रम पर। तीसरा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर होगा होगा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता। अगला यानी छठा प्रश्न है कि किसी तार का विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता होगी, यानी किसी तार का विद्युत प्रतिरोध जो है 500 ओम है तो इसकी विद्युत चालकता क्या होगी? तो उस तार की विद्युत चालकता आपकी क्या होगी? 0.002 ओम होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो एकदम सही होगा। अगला है दो प्रतिरोध R तथा 2R एक विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात है, यानी आपके दो प्रतिरोध हैं कोई R तथा 2R एक विद्युत परिपथ में जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है 1 संबंध 4। दूसरा में है 2 संबंध 1। तीसरा है 4 संबंध 1 और चौथा है 1 संबंध 2। तो आपका जो सही उत्तर होगा होगा 2 संबंध 1, यानी R तथा 2R में ऊष्मीय ऊर्जा का जो अनुपात होगा 2 संबंध 1 होगा। बात करते हैं अपने अगले यानी कि 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, यानी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है? वेबर गुणे मीटर स्क्वायर होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर प्रति मीटर होता है आपका, या फिर वेबर होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो आपका तीव्रता होती है उसका मात्रक आपका क्या होता है? तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो आपका दिया है एकदम सही होगा। अगला यानी नवा प्रश्न है 1 कड़ी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो आपका कड़ी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, तो इसका जो मात्रक आपका होगा सबको पता होना चाहिए। प्रकाश की चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो आपका जो सही उत्तर होगा मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन है
कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान है, तो जो प्रकाश की चाल का मान होगा, हमने आपको ऊपर ही बताया कि प्रकाश की चाल के बराबर होता है, तो जो प्रकाश की चाल का मान होगा वही आपका सही होगा। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगला यानी कि 11वां जो हमारा प्रश्न है कि डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, यानी जो डोमेन है वो किस पदार्थ में आपका बनते हैं, प्रतिचुंबकी में, अनुचुंबकी में, लौह चुंबकी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो डोमेन है वो किस में बनता है, लौह चुंबकी में। तो आपका डोमेन जो होते हैं किस पदार्थ में बनता है, तो लौह चुंबकी में। अगला प्रश्न यानी कि 12वां प्रश्न कि हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, यानी जो हेनरी प्रति मीटर है वो किसका मात्रक है, वैद्युतशीलता का। दूसरा ऑप्शन दिया है स्वप्रेरकत्व का। तीसरा दिया है आपका चुंबकशीलता का, और चौथा दिया है परावैद्युतांक का। तो आपका हेनरी प्रति मीटर जो है वो किसका मात्रक है, तो आपका चुंबकशीलता का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका एकदम सही होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो डेरिवेशन वाले जो प्रश्न थे, यानी कि जो आपके डेरिवेशन वाले प्रश्न हमने कहे थे वो अब प्रश्न आपके स्टार्ट होते हैं। तो पहला हमें इसे इसमें सिद्ध करना है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्यरत बल का सूत्र। यानी जो आपके दो समांतर धारावाही चालक होते हैं उनके बीच कार्यरत बल का जो सूत्र होता है वो किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछेगा तो आप किस प्रकार से लिखेंगे इसको। तो जब दो समांतर चालक परस्पर एक दूसरे के समीप स्थित हैं तो उनके बीच एक चुंबकीय बल कार्य करता है जो दोनों चालकों में प्रवाहित धारा और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यानी जब दो धारावाही समांतर चालक जो होते हैं परस्पर एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं तो उनके बीच एक चुंबकीय आपका जो है बल कार्य करता है जो दोनों चालकों में प्रवाहित धारा और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जैसे कि आपका दो चालक हैं, ये आई आपका एक ये वाला है और एक ये वाला है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो समांतर है, यानी कि सभी जगहों पर जो है समान होगी। तो उनके बीच आपका क्या करता है, एक बल कार्य करता है। तो आइए देखते हैं, पहले चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो पहला चालक है उसमें विद्युत धारा के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका B1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1/2πr। अब देखते हैं आगे। तो पहले चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण दूसरे चालक पर कार्यरत जो आपका बल होगा F2 होगा वो कितना होगा, बराबर B1L2 I2 sin थीटा। अब F2 बराबर जो होगा म्यू नॉट बटे में 2πr I1, क्योंकि B1 का जो आप मान देख सकते हैं यहाँ पर क्या था, म्यू नॉट I1/2πr था, तो B1 का मान यहीं से आप रख देंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट 2πr और I1, और यहाँ से उतार देंगे आप I2 L2 और साइन थीटा। अब थीटा बराबर अगर 90 डिग्री आप मान लेते हैं तो क्या होगा, F2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, F2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे में 2πr I1 I2 L2। अब चालक की संपूर्ण लंबाई पर कार्यरत बल है ये जो आपका है, तो चालक की एकांक लंबाई पर कार्यरत जो बल होगा आपका F2/L2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे में 2πr I1 I2। तो हम मान लेंगे कि माना F2 बटे में L2 जो है बराबर F के है, यानी जो F2/L2 जो है चालक की एकांक लंबाई का पर जो है आपका कार्यरत बल है, तो हम मान लेंगे F2 बटे में जो L2 है उसके बराबर क्या है आपका F है। तब आपका क्या हो जाएगा, F बराबर जो है क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बटे में 2πr। यही जो होगा आपका दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्यरत बल का सूत्र होगा, यानी यही जो है निगमन करके आपको निकालना है। अब नोट में आप एक पॉइंट देखेंगे, जब समांतर चालकों में धारा एक दिशा में बहती है तो उनके बीच आकर्षण बल, और धारा विपरीत दिशा में बहती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी जब समांतर जो चालक होते हैं उनके बीच जब धारा एक दिशा में बहती है तो उनके बीच आकर्षण बल, और जब धारा विपरीत दिशा में काम करती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है। यदि अगर मान लीजिए I1 इस दिशा में जा रही है और I2 भी इस दिशा में जा रही है तो आपका आकर्षण बल काम करेगा, और यदि I1 इस दिशा में जा रहा है और I2 इस दिशा में तो इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण बल। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए किस प्रकार से जो है हमने निगमन किया था। ये पूरा जो है आपका निगमन है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार कर एकदम आराम से देखेंगे तो आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे कि दो धारावाही समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्यरत बल का सूत्र किस प्रकार निगमन किया जाता है। अब अगला आपका देखेंगे इसी में डेरिवेशन वाले में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, और ये क्वेश्चन आपका हमेशा हर साल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए और किसमें, अच्छी स्थिति में। तो आइए देखते हैं इसको अच्छी स्थिति में आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि आपका ए बी जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। यानी कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है।
इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P है, यानी कि आपका जो अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी मध्य बिंदु आपका ये O हो जाएगा, और इससे जो है R दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु जो है ये P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी बिंदु पर जो है ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र जो है E1 बराबर, यानी जो प्लस क्यू आवेश है ये वाला आपका, उसके कारण जो है विद्युत P पर जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K इंटू क्यू बटे में, अब R माइनस यल का होल स्क्वायर आपका कैसे आया ये आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर R का स्क्वायर आप पढ़े होंगे नॉर्मली, तो R माइनस यल कैसे आया है। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक दूरी तो कितनी है आपकी टोटल दूरी, क्योंकि ये दूरी पूरी आपकी 2L है, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप तो पूरी दूरी कितनी है, R यहाँ से Q से जो मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, तो मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आपकी दूरी है कितनी है, R है, और हमको कहाँ से जो निकालना है प्लस क्यू आवेश, तो यहाँ से दूरी जो है यहाँ तक की वो कितनी हो जाएगी, तो पूरी दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक की यल है, तो इतनी हम निकाल देंगे तो R माइनस यल कर देंगे, यानी पूरे में से जब इतना घटा देंगे तो आपका आ जाएगा दूरी, तो R माइनस यल का होल स्क्वायर। तो अगला देखेंगे आप इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K इंटू क्यू बटे में R प्लस यल का स्क्वायर। तो R प्लस यल का होल स्क्वायर कैसे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दिया था मध्य बिंदु से P तक की दूरी आपका R था, और जो माइनस क्यू आवेश से कहाँ स्थित है, यहाँ से भी यहाँ तक स्थित है, तो इतनी दूरी आपकी क्या होगी, यल होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल होगी। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही आपका हो जाएगा माइनस क्यू से P तक की दूरी, तो क्यू बटे में R प्लस यल का होल स्क्वायर इसीलिए लिखा गया है। अब देखेंगे कि चित्र से E1 व E2 विपरीत दिशाओं में है, अतः E1 व E2 की परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 माइनस का E2 होगा, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3, और जो हमने E1 निकाला था वो समीकरण नंबर 1 था और E2 समीकरण नंबर 2 था। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो E बराबर जब रखेंगे तो E1 का मान रखेंगे तो 1/4πε0 K इंटू क्यू बटे में R माइनस यल का होल स्क्वायर, अब माइनस बीच में ये लग जाएगा, और E2 का मान क्या था, 1/4πε0 K इंटू क्यू बटे में R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 से मान रख दिए हैं तब ये आपका हो जाएगा, और इसी प्रकार से जो है आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में लिखना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे Q कॉमन है दोनों में, तो Q को कॉमन ले लेंगे, और 4πε0 जो है वो भी आपका दोनों में कॉमन है, तो Q बटे में 4πε0 जो है दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बटे में R माइनस यल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 1 बटे में R प्लस यल का होल स्क्वायर। तो अब E बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q बटे में 4πε0 K, और यहाँ पर जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो R माइनस यल का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम हो जाएगा R प्लस यल का होल स्क्वायर। तो जब इसका एलसीएम निकाल लेंगे आप, दोनों का एलसीएम हो गया, तो उसके बाद जब इसका आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये R माइनस यल से R माइनस यल का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, R प्लस यल का होल स्क्वायर, और यहाँ से R प्लस यल का होल स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेगा R माइनस यल का होल स्क्वायर। तो ये आप साधारण जो जोड़ घटाना पड़े होंगे भिन्न वाला उसमें देखे होंगे। अब आगे करना है आपको E बराबर क्यू बटे में 4πε0, उसके बाद इसको खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोल देंगे तो हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL, और नीचे उसी तरह से उतार देंगे R माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस यल का होल स्क्वायर। आगे E बराबर हो जाएगा क्यू बटे में 4πε0 K, माफ करिए इसको एक स्टेप, ई बराबर क्यू बटे में 4πε0 K R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये जो माइनस वाला चिन्ह है अब इनका चिन्ह जो है बदल देगा, यानी जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 2RL हो जाएगा। अब यहाँ R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, और यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट गया क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, और बचेगा क्या है 2RL यहाँ पर और 2RL यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा E बराबर 4πε0 K बटे में 4RL बटे में R माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे, जबकि हम देखते हैं
अब माफ करिए, यहाँ पर अब देखेंगे आप ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, 4 आर रियल बटे में यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, तो आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर बटे में होल के पावर होल स्क्वायर, यानी कि होल के पावर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यल जो है वो बहुत ही नगण्य मान लेते हैं, यानी यल जो है वो अति सूक्ष्म है, किसके तुलना में, आर की तुलना में, तो यल को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 आर यल, बट इसके पावर क्या हो जाएगा, आर के पावर हो जाएगा आपका 4 बचेगा यहाँ पर। तो आगे देखेंगे ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आप वहाँ पर देख रहे थे कि ई बराबर क्या दिया था, 4 बटे में 4 पाई, माफ करिए क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आपका था, माफ करिए गलती हो गया, ई बराबर क्या था आपका, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आपका क्या था, 4 आर यल बटे में आर के पावर 4 दिया था, यानी कि वहाँ पर आपका इतना मिला था। तो यहाँ पर देखेंगे एक आर ऊपर है और आर से आपका कट जाएगा, तो 3 आर, यहाँ आर के पावर 3 बचेगा, तो यही आप यहाँ पर आ गया है। तो अब आगे करेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और जो यहाँ का क्यू है वो अंदर चला जाएगा, और 2 × 2 हो जाएगा आपका 4, और क्यू एल बटे में आर क्यू। तो आप पी बराबर पढ़े होंगे, पी बराबर 2 QL होता है, तो यहाँ पर पी रख देंगे इसके जगह, तो ये हो जाएगा 2P। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे का 2P बटे में आर क्यू। अब निर्वात के लिए जो के का मान होता है आपका कितना होता है, वो 1 होता है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे में आर क्यू, यही जो है आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। तो यहीं से जो है आपका जो है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान का निगमन करने को आएगा, तो आप एकदम आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। अब अगला आपका था नियम, यानी कि महत्वपूर्ण जो आपके नियम पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि जो महत्वपूर्ण नियम विभिन्न प्रकार के आपके पूछे जाते हैं, कई नियम हैं जो आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेटेड भी रहे हैं, जैसे आपका किरचॉफ का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, आपका कूलाम का नियम, इसी प्रकार के जो है नियम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम किरचॉफ के नियम से। तो किरचॉफ को आपको पता होगा 2 नियम है, जिसमें आपका पहला है संधि नियम अथवा धारा नियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे संधि नियम अथवा धारा नियम, जिसे आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, यानी जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम होता है संधि नियम अथवा धारा नियम, वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। प्यारे बच्चों, ये जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को एकदम बढ़िया से और पूरा वॉच करिएगा। तो आपका संधि अथवा धारा नियम होता क्या है, किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट आई जो है बराबर 0 होगा। यानी आपका कोई परिपथ है यहाँ पर ये, और किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं हैं, ये आपकी जो धाराएं हैं I1 I2 I3 और I4, ये आपका I1, ये I2 और I3 और I4, ये मिलने वाली जो धाराएं होती हैं, इनका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अब नोट में आप क्या लिखेंगे, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक होती है, यानी जो संधि की ओर आ रही है धारा, जैसे I1 और I3 जो है संधि की तरह आ रही हैं, तो ये आपका धनात्मक होती हैं, और जो संधि से बाहर जा रही हैं, जैसे I2 हो गया, ये देखिए बाहर का सिंबल लगा, और I4 हो गया, तो संधि से दूर जाने वाली जो धारा होती है आपका ऋणात्मक होती है, इसलिए इनका जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। दूसरा नियम देखेंगे तो दूसरा नियम जो है लूप नियम अथवा वोल्टता नियम इसे कहते हैं, यानी जो आपका किरचॉफ का दूसरा नियम होता है उसे लूप नियम या फिर वोल्टता नियम कहते हैं, और ये जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आइए देखते हैं होता क्या है आपका दूसरा नियम किरचॉफ का। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि आपका कोई परिपथ है, उसमें प्रत्येक जो बंद पास होते हैं कि विभिन्न भागों में जो बहने वाली धाराएं होती हैं तथा संगत प्रतिरोध होते हैं, उनके गुणनफल, यानी आपका धारा हो गया एप्सिलॉन नॉट I × R के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट IR बराबर का एप्सिलॉन नॉट E होता है। तो यही आपका होता है किरचॉफ का नियम, और बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आप लोग किरचॉफ के दोनों नियमों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। बात करते हैं अगले नियम की, तो कूलाम का नियम, यानी आपका कूलाम का नियम क्या होता है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों Q1 या Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं आपके Q1 व Q2, तो बल जो होता है उनके आवेशों के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 आपका होता है। और जो एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो यही जो होता है आपका कूलाम का नियम होता है। तो ये इसको जब मिक्स कर देंगे समीकरण 1 और 2 को, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2 हो जाएगा। उसके बाद आपका नियतांक के लिए 1/4πε0 ले लेंगे, जिसका मान होता है 9 × 10⁹। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और एकदम ईजी तरीके से आपको जो है याद हो जाएगा कूलाम का नियम। अगला जो हमारा नियम है गॉस का नियम, और आपको पता होगा ये बार बार आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में रिपीटेटेड क्वेश्चन रहा है। तो गॉस के नियम को आप लोग एकदम बढ़िया से देखिएगा। अब आइए देखते हैं क्या होता है गॉस का नियम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का एप्सिलॉन 1/ε0 गुना होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से आपका जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है फाई, उस पृष्ठ द्वारा जो आपका परिबद्ध कुल आवेश होता है Q, उसका क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। जैसे फाई बराबर का हो जाएगा आपका Q/ε0। और इसी का जो है फाई बराबर का बंद आपका जो है समाकलन E/dA बराबर का Q/ε0 होता है, जहाँ ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। अगला देखेंगे आपका ओम का नियम। तो ओम का नियम भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप और दाब स्थिर हो, यानी अगर कोई आपका चालक है उसकी भौतिक अवस्था यानी ताप और दाब स्थिर हो, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। यानी कि चालक के जो सिरों पर आपका प्रवाहित विभवांत आपके चालक के सिरों का जो विभवांतर भी है उसमें प्रवाहित धारा I की क्या होता है समानुपाती होता है। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। और V बराबर RI कर देंगे, जहाँ R आपका क्या होता है नियतांक होता है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा। और इसका मात्रक जो आपका होता है वोल्ट, माफ करिए आपका ओम होता है, जिसे वोल्ट प्रति आपका एम्पियर भी कहते हैं, जहाँ R आपका क्या होता है चालक का विद्युत प्रतिरोध होता है। अगला है आपका बायो सेवर्ट का नियम। यानी बायो सेवर्ट का आपका नियम क्या होता है। तो हमने इससे पहले 4-5 नियम आपको बता दिए हैं, और ये आपका छठवां नियम लगभग होगा बायो सेवर्ट का नियम। इस नियम के द्वारा किसी धारावाही चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात किया जाता है। यानी जो आपका बायो सेवर्ट का नियम होता है, इसको हम पूरा निगमन के द्वारा बताएंगे, क्योंकि ये जो है कभी कभी आपको सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है, यानी डेरिवेशन में भी आ जाता है। तो इसमें आपका दोनों काम हो जाएगा, नियम भी तैयार हो जाएगा और आपका डेरिवेशन भी। तो इस नियम के द्वारा आपका किसी धारावाही चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात किया जाता है। जैसे माना किसी चालक में प्रवाहित धारा I है और चालक से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है। यानी आपका ये कोई चालक है, इसमें आपका क्या है, चालक में प्रवाहित जो धारा है क्या है I है। यानी ये आपका चालक है, इसमें प्रवाहित धारा है I है, और चालक से R दूरी पर बिंदु P है, और चालक ये जो है यहाँ से आपका R दूरी पर जो है ये बिंदु P है। यानी कि R दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो R है, और यहाँ पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है। और यहीं पर जो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है। अब आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो चालक के अल्पखंड dl के कारण माना उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण dB है। यानी चालक का ये जो आपका अल्पखंड है dl, इसके कारण जो है बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है आपका क्या है dB है, मान लेते हैं हम। तो अब आइए देखते हैं। तो आपका जो dB होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके I के, यानी विद्युत धारा के। और dB है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये जो आपका थीटा बन रहा है यानी कि साइन थीटा के। यानी dB जो है आपका अनुपाती होगा किसके, साइन थीटा के। और dB जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा dl के, यानी कि आपका जो यहाँ पर अल्पखंड माना था हमने चालक का उसके। और dB जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। यानी चालक के R दूरी जो बिंदु P है वहाँ से चालक की जो दूरी है R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब जब इसको एक में करेंगे, यानी समीकरण आपका जो इसको एक मान लीजिए, ये आप 2 हो गया, और ये आपका समीकरण 3 हो गया, और ये 4 हो गया। तो जब चारों को मिलाएंगे तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी dB जो है आपका समानुपाती है IDL साइन थीटा बटे में R²। अब जब dB बराबर म्यू, यहाँ पर एक नियतांक लेंगे म्यू बटे में 4π, तो ये आपका बराबर का चिन्ह लग जाएगा। तो dB बराबर 4 μ0 बटे में 4π IDL साइन थीटा बटे में R² हो जाएगा।
अब इन दोनों का जब समाकलन कर देंगे डी वी बराबर का समाकलन म्यू नॉट बटे में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, यही जो है आपका बायो सेवर्ट के नियम का जो है फॉर्मूला प्राप्त होता है, जहां आपका म्यू नॉट एक नियतांक है जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इसका आंकिक मान 4 × 10⁻⁷ होता है और म्यू नॉट का जो आपका मात्रक होता है सिर्फ म्यू नॉट का न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वीवर प्रति एम्पियर मीटर होता है। और म्यू नॉट की जो आपकी बीमा होती है mL/-1 और a/-1। अब इतना हमको बताने की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि आपका म्यू नॉट का जो है कभी कभी मान पूछ लेता है एक नंबर में बहुविकल्पी में, और म्यू नॉट का कभी कभी आपसे मात्रक पूछ लेता है जैसे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर भी होता है और वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, और म्यू नॉट की विमा भी आपसे पूछ ली जाती है, इसलिए हमने आपको तीनों बता दिया। अब आप लोग इसको उम्मीद है कि एकदम बढ़िया से तैयार करेंगे। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक यानी कि न्यूमेरिकल प्रश्न पर। तो न्यूमेरिकल में हमारा पहला प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमको दिया क्या क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो हमको ई का मान दिया है, यानी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान दिया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा का मान दिया है आपका 30 डिग्री और टाउ का मान दिया है यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि आपका जो है बल आघूर्ण जो है टाउ 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पी यानी कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो पी बराबर जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है, माफ करिए, टाउ बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो है पी साइन थीटा होता है। तो पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, टाउ बटे में ई गुणे साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री का आपका मान क्या हो जाएगा, 1/2। और यहाँ जब हम मान रखेंगे तो टाउ का मान आपका क्या दिया था, 6 × 10⁻⁻24 बटे में आपका इसका 1/2 हो जाएगा और गुणे आपका 10⁵ दिया था। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपका ये दो जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻24 और 2 ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये 10⁻+5 है ऊपर जाएगा -5 हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। तो ये जो दोनों पावर है वो जुड़ जाएंगी। तो आपका क्या होगा, ये 6 दूनी के 12 गुणे 10⁻−29 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब एक पावर आप एक पॉइंट इधर डेसिमल ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यही आपका P बराबर 1.2 गुणे 10⁻−28 आपका कूलाम मीटर आ गया है। तो यही आपका जो है सही उत्तर होगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपका जो दो बिंदु आवेश होते हैं यदि आपके उनके बीच की दूरी जो है आधी कर दी जाए, यानी कि r बराबर r/2 मान ली जाए, तो उनके ऊपर लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका यफ बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, 1/4πε0 गुणे Q1 Q2/r²। इसको आप मान लेंगे समीकरण 1। अब यफ डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 गुणे Q1 Q2 और r/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने दूरी को आधा किया है, r बराबर r/2 माना है। तो यफ डैश बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। अब आगे जब इसको करेंगे तो यफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 गुणे 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 Q1 Q2/r²। अब यफ डैश बराबर 4 को ले लेंगे बाहर और 1/4πε0 गुणे Q1 Q2/r²। तो इतना देखेंगे आपकी नॉर्मल जो आपका बल का सूत्र आता था इतना ही आता था, तो इसको बराबर रख देंगे यफ। तो यफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 यफ हो जाएगा। यानी समीकरण 1 से जब हम देखेंगे तो बल आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि आगे 4 का गुणा हुआ तो 4 गुना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावर्तांक के माध्यम में रख दिया जाए तो यह बल कितना होगा। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, आवेशों को वायु में रखने पर जो आपका बल है F बराबर 1/4πε0 गुणे Q1 Q2/r² हो जाएगा, और ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ये जो है आपके न्यूमेरिकल ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रश्न है, तो इनको आप लोग एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो आवेशों को के परावर्तांक वाले माध्यम में रखने पर आपका क्या होगा, यफ डैश बराबर 1/4πε0 के लग जाएगा गुणे Q1 Q2/r²। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, यफ डैश बराबर 1/के, यहाँ से के बाहर ले लेंगे
माफ़ करिए 2 से देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, यानी कि के जब बाहर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो समीकरण 1 में यफ का मान आया था वही आपका मिलेगा। तो यफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, यफ बटे में के हो जाएगा, यानी कि आपका यही जो है प्रभाव पड़ेगा, तो यही आपका आंसर होगा। अब अगला यानी कि प्रश्न है आपका न्यूमेरिकल में कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकुलाम है तथा 3 माइक्रोकुलाम है, जिन्हें 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इसके बीच लगने वाले बल की गणना करने से पहले हम देखेंगे क्या क्या हमको दिया है। तो क्यू का मान दिया है 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो में है तो -6 पावर आती है, तो 2 गुणे 10 की पावर -6 कुलाम हो जाएगा। और Q2 बराबर देखेंगे 3 माइक्रो कुलाम दिया है, तो 3 गुणे 10 की पावर -6 कुलाम हो जाएगा। इसको जब माइक्रो कुलाम से कुलाम में बदलेंगे तो R बराबर आपका दूरी 30 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 30 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, यफ का मान। तो यफ बराबर आपका क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो सबका मान रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, और इसका Q1 Q2 का मान रखेंगे 2 गुणे 10 की पावर -6 और 3 गुणे 10 की पावर -6, और ये हो जाएगा 30 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये जो आपका कट पीट कर मान आएगा वो आएगा यफ बराबर 6 गुणे 10 की पावर -1 न्यूटन, यानी कि यही आपका जो है मान आएगा। तो आप इसको काट करके, क्योंकि आपको इतना तो आना चाहिए जब आप 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आप स्वयं से करिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आगे जो भी आपके क्वेश्चन बचे होंगे इस क्लास के, वो हम आगे आपको कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें एक से बढ़ के एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, और आपके लिए रोज ऐसी वीडियो इसी चैनल पर आती रहेंगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम बढ़िया लगी होगी।